अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। हमने एनटीएस गेट जनरल टेस्ट का क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसका लेक्चर नंबर 4 आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास परसेंटेज का। अब जो इसके आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जरा ये इनको डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला आप लोगों के पास है व्हाट इज 30% ऑफ 400। हमने ये बताना है कि 400 रुपए का ये 400 नंबर है कोई, इसका 30% कितना बनता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है कि ये जो परसेंटेज होती है ना, इसका ये मतलब होता है कि ये आउट ऑफ 100 है, यानी कि 30 आउट ऑफ 100। 30% है तो 30 आउट ऑफ 100। तो इसको हम लिखते होते हैं इस तरीके से, 30 डिवाइडेड बाय 100। ओके। अच्छा, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन आप लोगों ने समझना है, और ये जो इज होता है ना, इसका मतलब होता है आप लोगों के पास इक्वल, और इसको मैंने यहाँ पे येलो बॉक्स में लिख भी दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखें ना तो ये हमारे पास, ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करें, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 120। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी को, यानी कि ये बताना हो कि 400 रुपए का 30% कितना होगा, तो वो 120 होगा। अब इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट इंक्रीज्ड पेज ऑफ सर्वेंट्स बाय 15%। कि गवर्नमेंट ने ना सर्वेंट्स की जो पेज है ना वो 15% बढ़ा दी गई है। इफ द पे वॉज 18,000, व्हाट इज द करंट पे। कि अगर पहले उनकी पे जो थी ना वो 18,000 रुपए थी, तो अब हमें बताएं कि उनकी अब जो मौजूदा पे है ना वो कितनी हो जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना एक बार आप खुद भी ट्राई करें सॉल्व करने की, क्या आप कर सकते हैं या नहीं। और इस वीडियो का यहाँ पे जो हिंट है ना इस क्वेश्चन का, वो भी मैंने दिया है, लेकिन ये वाला जो हिंट है थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो सकता है, लेकिन मैं इसको भी सॉल्व भी करवाऊंगा। द ओरिजिनल पे वॉज 100%, नाउ द पे हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 15%, द न्यू पे विल बी 115% ऑफ द ओरिजिनल। देखिए, वो जो 18,000 रुपये सैलरी थी ना, उनकी पे थी, वो बेसिकली उनके पास 100% थी, यानी कि उनको वो 100% मिलती थी, सारी की सारी वो उनके लिए 100% थी। अब 15% और बढ़ गई है, तो अब उनके पास टोटल कितने परसेंट सैलरी हो जाएगी, 115%। तो अगर हम 18,000 रुपए का 115% निकाल लें तो वो भी बेसिकली आप लोगों के पास वही सैलरी आएगी जो उनकी मौजूदा है, यानी कि इंक्रीज होके जो आएगी। अच्छा, यहाँ पे ना देखें, इसको ना सॉल्व भी किया गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया। बच्चों, देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चों, इसका पहला सोल्यूशन तो वही है जिसका मैंने आपको हिंट भी दिया है, यानी कि ये देखें 18,000 रुपये, उसका आप लोगों ने 115% निकाल लेना है। 115% निकालने का ये मतलब है कि 115 से मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइडेड बाय 100 होगा। और बच्चों, यहाँ पे जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.15। कैलकुलेटर पे फिलहाल कर सकते हैं, वैसे वहाँ पे तो आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को बाकायदा इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। इनको अगर आप कैंसिल वगैरह कर लेते हैं तो वो भी आसान होता है। अच्छा, बहरहाल इनको फिर अगेन मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास अगर ये 18,000 रुपये उनकी पहले वाली पे थी, तो अब उनको जो पे मिलेगी ना वो उनको मिलेगी 20,700। अच्छा, इसका दूसरा मेथड जो आमतौर पर यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस मेथड को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने ना 15% जो है ना इंक्रीज की है उसकी सैलरी, पहले 18,000 थी, अब 15% उसका बढ़ गई है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि इस 18,000 रुपए का ना 15% कितना बनता है। यानी कि इसको हम ये लिखेंगे कि ये हमारे पास 18,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15% से, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 100 से, और जब ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2700, 2700 रुपये। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ना, बेसिकली ये वाली वैल्यू जो है ना, ये शो कर रही है कि 18,000 रुपये का 15% कितना बनता है, तो वो बनता है 2700 रुपये 15%। इसका मतलब है कि 18,000 रुपये तो उनकी पहले सैलरी थी, 2700 रुपये और बढ़ चुकी है। तो जब हम 18,000 रुपये में फिर से ये वाला प्लस करेंगे 2700 रुपये, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी, टोटल जो हमारे पास आंसर आएगा, वो बेसिकली हमारे पास ये वाला आ जाएगा, यानी कि 20,700 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जो ये ना परसेंटेज के रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आप कोशिश करें कि ज़बानी सॉल्व करें,
लेकिन अक्सर बच्चे जो है ना इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको सॉल्व भी करवाऊंगा लेकिन वीडियो के एंड पे। अभी मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, अ शॉप ऑफर्ड 20% रिड्यूस्ड प्राइस फॉर ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। एक शॉप है, उसने क्या काम किया, उसने अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना उस पर 20% डिस्काउंट लगा दिया। ठीक है, 20% उसने कम पैसे लेने। ओके, अब्दुल रहमान बॉट अ मोबाइल फोन फॉर 4000 रुपीज। अब्दुल रहमान ने ना वहां से 4000 रुपए का एक मोबाइल ले लिया। ठीक है, वट वॉज द ओरिजिनल टैग प्राइस ऑफ द मोबाइल। अब उसने 4000 का लिया, यानी कि उसने जो उनको पैसे दिए हैं ना वो है 4000 रुपए। जाहिर सी बात है वो इससे कुछ ज्यादा पैसों का था, लेकिन उन्होंने उसमें से 20% डिस्काउंट भी तो दिया है उसको, यानी कि उसके ऊपर जो टैग लगा होगा वो 4000 से ज्यादा पैसों का होगा। अब हमने बताना है कि उसके कितने पैसे थे। बच्चों, परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये ज़कात और उशर के रिलेटेड भी आते हैं, यानी कि आपने ज़कात किसी में फाइंड करना होता है, किसी में उशर। तो ये वाली जो है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना ये भी परसेंटेज में ही आते हैं। इनको सेम परसेंटेज के मेथड से सॉल्व किया जाता है। लेट्स सपोज अगर कहा जाए कि आप ना इस पे ज़कात निकालें, यानी कि किसी के पास कोई अमाउंट है, ये वाली उसके पास टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसके ऊपर ज़कात फाइंड करनी है तो ज़कात आपको ये नहीं बताई जाएगी कि वो कितने परसेंट होती है। मे भी आप लोगों को बताई भी जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि वो ना भी बताई जाए। बस ये कहा जाए कि इसके ऊपर ज़कात फाइंड करें कितनी बनती है। तो बच्चों, ज़कात फाइंड करने के लिए ना आपने ये करना होता है कि इसको ना, इसका आप लोगों ने 2.50 यानी कि 2.5% निकालना है। तो इस जो भी वैल्यू जिसके ऊपर भी आपने ज़कात फाइंड करनी होती है उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना होता है 2.5% से। 2.5% का मतलब ये होता है कि 2.5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका पॉइंट खत्म वैसे अगर किया जाए तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 10 मजीद लगा सकते हो। बहरहाल ये तो फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है ना, कि आप इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आप करोगे थोड़ा सा। अच्छा, इसके बाद ना उशर के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, ये उशर जो है ना डिफरेंट होती है। बच्चों, जो उशर होती है ना ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इरिगेटेड बाय नेचुरल मीन्स लाइक रेन, स्ट्रीम एंड रिवर वाटर। इनके लिए आप लोगों ने 10% उशर देना होता है, और इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल मीन्स इसको आपने 5% जो उशर है ना ये पे करना होता है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इसमें क्या होता है। इसमें वैसे ये ज़रूरी ज़मीन जो होती है ना ख़ास तौर पे इसके बारे में ज़्यादातर बताया जाता है। तो इसमें अगर आप लोगों के पास जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से आप उसकी आबपाशी कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, तो उन लोगों ने 10% जो उशर है ना ये देना होता है। ये बेसिकली एक किस्म का सदका ही होता है। और इसके अलावा जो आप लोगों ने जो आर्टिफिशियल तरीके से उनकी उसकी आबपाशी करते हैं और उसको उगाते हैं फसलों को, तो उन्होंने ना इसके ऊपर 5% उशर जो है ना वो देना होता है। अच्छा, इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे क्राइटेरिया हो सकता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बच्चों, इसके बाद अगला हमारे पास जो टॉपिक है ना वो है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हमने डिस्कस करने हैं। बच्चों, आप लोगों के पास जो ट्राइंगल होती है ना इसके जो अंदर एंगल होते हैं ना, इन तीनों एंगल का जो सम होता है ना, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है ना वो 180 होता है, 180 डिग्री के। तीनों एंगल अगर आप मिला के लिखोगे ना तो वो 180 के इक्वल होंगे। ये यहाँ पे येलो बॉक्स में आपको मैंने लिख के दे दिया। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, the angles of a triangle are in the ratio of 3:5:7। कि एक ट्राइंगल है जिसका जो एंगल्स है ना उनकी रेशो ये वाली है, यानी कि अगर एक एंगल जो है ना वो 3 का है, दूसरा 5 का है और तीसरा 7 का होगा। यानी कि हो सकता है कि जो पहला है ना ये वाला एंगल जो है ना 15 हो, जो दूसरा है ना ये वाला एंगल है 25 हो, और जो तीसरा एंगल है ना ये 35 हो। मे भी इस तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन होगा वैसे ये नहीं, क्योंकि इन तीनों का सम फिर क्या आना चाहिए था 180, लेकिन ये भी 180 नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये ना इन्होंने यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ होता है। बहरहाल ये जो हमारे पास रेशो है ना ये हमें ये बताती है कि अगर एक एंगल इतना है तो फिर दूसरा कितना होगा, अगर दूसरा इतना है तो फिर तीसरा कितना होगा। अच्छा, बहरहाल ये रेशो के जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ओके, यहाँ पे आगे देखें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बिगेस्ट एंगल। हमने बच्चों बेसिकली ना जो सबसे बड़ा एंगल है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये बड़ा सिंपल है, सबसे बड़ा एंगल यही होगा, जाहिर सी बात है, ये 7 वाला जिसकी रेशो यानी कि 7 है। अगर एक 3 है एंगल, दूसरा 5 है और तीसरा क्या बन रहा है 7।
अगर एक यानी कि होगा 15 होगा, दूसरा 25 है, तो तीसरा क्या बन रहा है 35। तो ये बड़ी रेशो वाला जो एंगल होगा ना ये भी बड़ा होगा और छोटी रेशो वाला एंगल छोटा होगा। तो बहरहाल इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जस्ट सम द रेशोज 3:5:7। इन रेशोज को आप सम कर ले। सम करके हमने ये वाला आंसर लिख लिया 15। अब हमें पता है कि किसी भी एंगल जो ट्राइंगल होती है उसके जो टोटल एंगल होते हैं ना वो 180 डिग्री होते हैं। एंड द शेयर ऑफ 1 यूनिट कैन बी फाउंड बाय 180 डिवाइडेड बाय 15। क्योंकि हमने जो तीनों रेशोज का सम लिया वो 15 बन रहा है। अब हम चेक करेंगे कि एक रेशो के हिस्से में कितना एंगल आता है। एक रेशो के हिस्से में यानी कि ये टोटल हमारे पास जो रेशो आ रही है ये 15 है, तो एक रेशो के हिस्से में कितना एंगल आ रहा है। तो 180 को हमने डिवाइड कर दिया 15 के ऊपर यहाँ पे, तो इसका आंसर आ गया 12। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेशो के हिस्से में 12 डिग्री आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल भला कौन सा होगा? ये 7 वाला। तो बच्चों हम 12 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 के साथ, तो ये हमारे पास 84 आ जाएगा और ये वाला एंगल आएगा उस ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल होगा ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं वर्क शेयर के। वैसे तो आमतौर पर मैंने वीडियोस के अंदर काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया है। एक वीडियो का मैं लिंक भी लगा रहा हूँ, आप लोगों ने वो भी वीडियो देख लेनी है लाजमी। बच्चों ये वाला कोर्स में आप लोगों को जिस तरीके से गाइड कर रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से देखोगे तो आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास ये वर्क शेयर जो प्रॉब्लम्स है ना इनको ज़रा देख लेते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क और टाइम को आमतौर पर डिस्कस किया जाता है, या फिर नंबर ऑफ मैन को भी डिस्कस किया जाता है कि कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं इस तरह के, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। जो वर्क शेयर के क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक टाइप ये भी है, लेकिन इस तरह के और मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, ये ए कोई पर्सन है या कुछ भी लगा लें आप। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। कि ए जो है ना वो एक काम को ना 4 घंटों में ख़त्म कर रहा है। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। कि बी और सी दोनों मिलके उस काम को 3 आवर्स में फिनिश कर रहे हैं। बी और सी दोनों मिलके, ठीक है, ओके, ये 3 आवर्स में उसको फिनिश कर रहे हैं। वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स। और ए और सी जो है ना ये दोनों मिलकर उसको 2 आवर्स में फिनिश कर रहे हैं। हमने ये फाइंड करना है कि जो बी है ना, बी अगर वो अकेला काम करे तो वो कितनी देर में इस काम को फिनिश कर लेगा। अच्छा बच्चों, बेसिकली ना मैंने यहाँ पे ऊपर एक फार्मूला लिखा था अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय टाइम का। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो एक बार ट्राई करके देख लें, लेकिन आगे हम इसको सॉल्व करवाते हैं। ज़रा देखें बच्चों, सबसे पहला जो हमारे पास पर्सन ए था ना, वो अगर उस काम को 4 घंटों में ख़त्म कर रहा है ना, तो हमने देखना है कि वो 1 घंटे में, यानी उसकी जो वर्क की स्पीड है ना वो भला कितनी है। उसके वर्क की स्पीड में कैसे अंदाज़ा होगी कि अगर हम ये निकाल लेना कि वो 1 घंटे में कितना काम करता है, यानी कि 4 घंटों में तो उसने टोटल काम ख़त्म कर लिया, चलो ठीक है मान लिया। अगर वो एक काम को 4 घंटों में फिनिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में उस काम का वो चौथा हिस्सा कवर करेगा, यानी कि 1/4 इसको हम कह सकते हैं। अब एक बंदा है, वो एक काम को, ये वाला फर्ज कर लो कोई काम है या उसने ये वाला कोई रूम बनाना है, अगर वो इसके, यानी कि हम ऐसे समझें कि इसमें से ना वो ये 1 घंटे में काम कर रहा है, ये दूसरे में, ये तीसरे में, ये चौथे में, तो इसमें से 1 घंटे के अंदर वो ये वाला नहीं काम करेगा, ये वाला 1/4, ठीक है। तो इस वजह से हम ए को हमने कह दिया कि वो 1/4 जो है ना वर्क वो कंप्लीट करेगा 1 आवर में। अच्छा, इसी तरीके से बी प्लस सी का हमें वहां पे गिवन था। बी प्लस सी जो है ना, सॉरी पीछे जाना था बच्चों, ये हमारे पास है बी एंड सी टुगेदर, ये दोनों मिलकर ना उस काम को ना 3 घंटों में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1/3 और ए और सी को हम लिखेंगे 2 आवर्स, यानी कि 1/2। अच्छा बच्चों, तो ये मैंने यहाँ पे ना बी और सी का लिख दिया 1/3 और ए प्लस सी का भी यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2। अब हमने असल में ना इसमें से निकालनी थी बी की वैल्यू, लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इसमें यहाँ पे ना सी की वैल्यू भी होनी चाहिए थी, यानी कि ये हमारे पास लिखा हुआ है बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3। अब हमारे पास अगर बी की और सी दोनों की वैल्यू नहीं है, अगर किसी एक की भी वैल्यू का हमें पता चल जाए तो हम यहाँ पे आसानी से फिर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसका हमें यहाँ से पता चलेगा इस इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ए प्लस सी जो है ना ये इक्वल है 1/2 के,
और a की वैल्यू का हमें पता है जो कि 1/4 है, तो ये c इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और ये a की जगह पे हम जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वो दूसरी साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी, यानी कि -1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों के पास ये 1/2 -1/4 ये हमने किया भी है इस इक्वेशन के अंदर, ये वाला हमने इसको लिख दिया, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ चुका है 1/4। इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। अच्छा बच्चों, ये 1/4 आ चुका है c की वैल्यू। अब हम ना इस इक्वेशन के अंदर c की जगह पे c की वैल्यू लिखेंगे और b को कुछ नहीं कहेंगे, और c दूसरी साइड पे जाके इधर माइनस भी हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 1/4 हो जाएगा। इस तरह का ये यहाँ पे हमने लिखा भी है। अब बच्चों ऐसे इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ चुका है 1/12। तो बच्चों यहाँ से हमें ये पता चला कि वो जो बी है ना पर्सन, वो उस काम को 12 आवर्स में फिनिश कर लेगा। तो ये इसका आंसर था। अब बच्चों यहाँ पे ना कुछ ये फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसके अलावा भी वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाले मैंने बताना यहाँ पे लाजमी समझा है। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें, अगर लेट ईच एज ऑफ अ क्यूब बी ऑफ लेंथ ए, कि अगर आपके पास कोई भी क्यूब है ना, तो उस क्यूब की जो लेंथ है ना वो अगर आपके पास ए है, वैसे क्यूब इस तरह का होता है, ठीक है, आप लोगों ने ये भी माइंड में रखना है। जैसे आपके पास ये जो होता है ना, कोई बॉक्स होता है ना बंद, जैसे आप गिफ्ट पैक ले लें, गिफ्ट वाला जो बॉक्स होता है, तो इसकी ना टोटल 6 साइड्स होती हैं, ठीक है ना, ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। अगर यहाँ से एक लेंथ इसकी जो है ना ए है, ये भी ए होगी, जाहिर सी बात है, फिर ये भी ए होगी, इस तरह का क्यूब होता है बहरहाल। अच्छा, अगर यहाँ से आप लोगों ने इसके वॉल्यूम का फार्मूला देखना है ना, तो आपने ए का क्यूब लिखना है, यानी कि उसकी एक साइड की लेंथ लिख के ना उसका क्यूब ले लेना है, और साथ में क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का बच्चों ये मतलब है कि उसके साथ जो भी यूनिट है, यानी कि अगर मीटर है तो मीटर का क्यूब, और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर के, क्योंकि एरिया जो होता है ना ये इक्वल होता है a स्क्वायर, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसकी तो टोटल कितनी साइड्स हैं, 6 हैं, तो 6 साइड्स का आप लोगों ने एरिया निकालना है। इस वजह से हमने इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करना होता है, साथ में स्क्वायर यूनिट। एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा बच्चों, सिलेंडर में ना बेसिकली दो चीज़ें मेन होती हैं, एक तो आपके पास इसका रेडियस, और दूसरा आप लोगों के पास उसकी हाइट होती है। रेडियस को r से डिनोट किया जाता है, जबकि हाइट को h से। तो इसके वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है ना, ये होता है पाई r स्क्वायर h, और साथ में क्यूबिक यूनिट। जबकि कर्व्ड अगर आपके पास सरफेस आ जाए, उसके एरिया अगर आपने निकालना हो, तो उसका फार्मूला होता है 2πr/h, और अगर आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो वो होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इसके फार्मूलाज हैं, इनको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा, अब बच्चों मैंने ना आप लोगों को कहा था कि एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक एमसीक्यूज मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला एमसीक्यूज। अच्छा, इसको समझें। अगर फर्ज कर लो कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो है हमारे पास एक्स, ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे हमारे पास एक्स है, तो बच्चों इसका ना 20% भला कितना होगा, 20%, यानी कि इस तरह की कुछ अमाउंट होगी, 20% ऑफ एक्स, यानी कि x का 20% ये वाली अमाउंट होगी। तो बच्चों वो जो टोटल अमाउंट थी x, जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, अगर उसमें से हम माइनस कर देते हैं ना ये वाला 20% जो उन्होंने डिस्काउंट की है, तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए, 4000 रुपीज़ की इक्वल आनी चाहिए। इतनी एक सिंपल बात थी, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे बच्चों से नहीं हुआ होगा। बहरहाल इसको, इस बात को अच्छे से समझ लें, ये हमारे पास इसकी टोटल अमाउंट है x, ठीक है, जो ओरिजिनल उसके ऊपर टैग लगा हुआ था। अगर हम इसमें से माइनस कर देना ये वाला 20% जो उसको डिस्काउंट हुई है, तो वो ये वाली होगी, यानी कि 20% ऑफ एक्स, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास एक किस्म का फार्मूला नहीं जनरेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x माइनस, अच्छा बच्चों इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखूंगा क्योंकि जगह कम है। ये मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 20 डिवाइड बाय 100 ऑफ x। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 4000। अच्छा बच्चों, ये ना हमारे पास, सॉरी, ये नीचे हमारे पास एक जीरो और भी होगा क्योंकि 100 होना था। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें, बाकी आप लोगों के पास बच जाएगा 2/10। इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, 1/5 आ चुका है, यानी कि x माइनस 1/5 x
इज इक्वल टू 4000। अब बच्चों ऐसे करते हैं, इन दोनों में से ना x कॉमन ले लें। अगर x कॉमन लूंगा ना तो बाकी यहाँ पे x की जगह पे 1, फिर माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 विच इज इक्वल टू 4000। ओके, अब बच्चों इन दोनों का मैं यहाँ पे लूंगा एलसीएम, ये 1 का और 1/5 का। इसका बटा अपने से 1 किया जा सकता है, x को कुछ नहीं कहूँगा, ब्रैकेट के अंदर इसका जो बटा है ना, ये मेरे पास एलसीएम इसका 5 आ जाएगा। अब ये 5 1 ज़र 5 और -1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4000। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना x को कुछ ना कहें, 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/5। जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास 4/5 की बजाय 5/4 हो जाएगा, बटा चेंज हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 ज़र 4 और बाकी 0 साथ में, और ये 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5000 आ जाएगा। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो असल टैग लगा हुआ है ना प्राइस का, वो है 5000 का। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है ना, ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने इसको 20% डिस्काउंट दिया और बाकी उसके पास 4000 जो है ना उसने पे करना था। अच्छा बच्चों ऐसे है, हमने ना मोस्टली टॉपिक्स को ना यहाँ पे कवर कर लिया हुआ है, और जो कुछ टॉपिक्स या कुछ एग्जांपल्स वगैरह रह गई हैं ना, वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर ना डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी करने हैं, और साथ में हमने एग्जांपल्स भी करनी है। कुछ जो टॉपिक्स यहाँ पे जो हमने डिस्कस नहीं किए, उनकी जस्ट हमने एग्जांपल्स करनी है और उनके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं। बच्चों अगर आप लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, तो ये वाला कंप्लीट कोर्स आप इसको स्टेप बाय स्टेप वॉच करें, हर एक वीडियो को तरतीब के साथ देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।